तो देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एलसीएम के बारे में। अगर हम गुणनखंड विधि के माध्यम से एलसीएम याद करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, परंतु अगर मैं आज जैसे शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे अगर हम किसी भी संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो उसको आप 1 मिनट के अंदर, आप 1 सेकंड के अंदर उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 4 उदाहरण दिए गए और इन 4 उदाहरणों के माध्यम से हम अच्छी प्रकार से समझ लेंगे कि एलसीएम बिना गुणनखंड विधि के किस प्रकार से निकाला जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो नीचे लाइक का बटन है उसे आप दबा दीजिए। तो देखो यहाँ पर हमारा पास पहला उदाहरण है 24, 36 और 40 का हमें एलसीएम याद करना है। फिर दूसरा उदाहरण है 15, 25, 75 और फिर तीसरा उदाहरण है 35, 99 और 110 और फिर ये 200, 250 और 300 ये हमारे पास संख्या दी हुई है। इन क्वेश्चनों को तो आप आसानी से सॉल्व कर लेगो, परंतु जो हमारे पास ये चौथा उदाहरण इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसमें थोड़ी सी समझने की बात है, तो आपको इसको बहुत अच्छी प्रकार से समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले उदाहरण की। तो यहाँ पर मैंने पहला उदाहरण लिख दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस उदाहरण पर चलने से पहले हम एक बात करते हैं। सबसे पहले अभाज्य और सहभाज्य, अभाज्य और सहभाज्य क्या चीज होती है। तो अभाज्य तो उसे कहते हैं जिसका इसमें भाग जाता है। जैसे हम इसमें 24 में भाग दें तो इसमें 2 का जाएगा, फिर 12 बार चला जाएगा, फिर 2 का देंगे 6 बार चला जाएगा, 2 का देंगे 3 बार चला जाएगा, फिर 3 का देंगे तो 1 बार चला जाएगा। ये तो क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। और सहभाज्य क्या होती है, कोई भी ऐसी 2 संख्या, जैसे हमारे पास 5 और 4 है, ये 2 संख्याएं। अब सहभाज्य संख्याएं ये है कैसे, क्योंकि न तो इसमें 5 का 4 में भाग जा रहा है, नहीं 4 का 5 में भाग जा रहा है, और नहीं ऐसी कोई कॉमन संख्या है जिसमें दोनों का भाग जा रहा है। ये यहाँ पर 1 का तो भाग जा रहा है, परंतु ये हमें नहीं मानना है क्योंकि 1 का तो सभी में भाग जाता है। तो यहाँ पर 5 और 4 ये दोनों सहभाज्य संख्याएं, न तो 5 का 4 में भाग जा रहा है, नहीं 4 का 5 में भाग जा रहा है, और नहीं कोई ऐसी कॉमन संख्या है जिसका दोनों में भाग जा रहा है। तो ये होते हैं सहभाज्य। तो हमें इन संख्याओं का क्या करना है, इन संख्याओं का सहभाज्य गुणनखंड करना ही। तो चलिए हम इनको सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला उदाहरण है 24, इसके सहभाज्य गुणनखंड करनी। तो सबसे पहले इसके सहभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 6 4 भी हो जाएंगे, 6 4। अब आप देखेंगे तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी 4 में भी जा रहा है, तो ये तो सहभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते। तो फिर हमारे पास 8 और 3। अब 8 और 3, 8 का न तो 3 में भाग जा रहा है, नहीं 3 का 8 में भाग जा रहा है, और नहीं ऐसी कोई कॉमन संख्या है जिसमें दोनों में ही भाग जा रहा हो। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें इन दोनों संख्याओं में भाग जा रहा हो। तो हमारे पास 6 और 4, तो ये तो सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो हमारे पास 8 और 3 और इसको दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाती है 24। तो ये बात हमें समझनी है। तो इसके सहभाज्य गुणनखंड करने, पहले उदाहरण को आपको अच्छी प्रकार से समझना ही, फिर बाकी के उदाहरण जो हमारे पास लिखे हुए हैं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी क्वेश्चन हो एलसीएम का, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इनका सहभाज्य गुणनखंड कर लेने। तो हमारे पास 24 के 8 और 3 आ गए। फिर इनका 36 का करते हैं तो इसके 12 और 3 भी होते हैं, परंतु 3 का भाग 12 में जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 9 4 का भाग न तो 9 में जा रहा है, नहीं 9 का भाग 4 में जा रहा है, और नहीं ऐसी कोई कॉमन संख्या है जिसमें इन दोनों संख्याओं में भाग जा रहा हो। तो ये भी 9 4 हो गए इसके ये सहभाज्य गुणनखंड। अब इसके क्या करें, इसके 10 4 भी हो सकते हैं, परंतु 10 में और 4 में दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो ये 10 और 4 तो सहभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हमारे पास जो सहभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आ जाएंगे 5 और 8। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से समझने की बात ही, सबसे पहले हमें बड़ी से बड़ी वाली संख्या, जैसे हमें यहाँ 8 ले लिए, बड़ी से बड़ी, अगर 8 16 होते तो 16 को ले लेते, परंतु यहाँ पर हमें सबसे बड़ी 8 ले ली संख्या। अब क्या करना है, 8 में अगर इनमें कोई भी संख्या ऐसी है जिसका भाग 8 में जाता है, उस संख्या को तो हमें अब नहीं लेना है। जैसे 8 हमारे पास आ गई, फिर यहाँ पर 4 का भाग भी 8 में जा रहा है, तो 4 को भी नहीं लेना है। फिर यहाँ पर 8 आ गई, तो इस 8 को भी यहाँ पर इसमें ले लिया। तो हमें सिर्फ अब इन तीनों संख्याओं में से सिर्फ हमें 8 को लेना है, क्योंकि 4 का भाग भी इसमें जा रहा है और 8 का भाग भी इसमें जा रहा है, तो इसको तो अब नहीं लेना है। उसके बाद में हम लेते हैं 9,
क्योंकि यहाँ पर 3 लेते तो 3 का भाग तो 9 में जा रहा है, तो इसको तो नहीं, 3 को नहीं लेना है, 9 को लेना है। यहाँ पर 9 ले लिया हमने। उसके बाद में हमारे पास क्या बचा, 9 भी आ गया। अब बचा हमारे पास 5, तो 5 में तो 5 सिर्फ 5 ही। तो ये जो हमारे पास संख्या है इसको गुणा कर लेना है, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। जैसे हम गुणा करते हैं तो 8 पंजे 40, 40 को 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाते हैं 360। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो हमने इसको कैसे किया एक बार और समझते हैं। सबसे पहले मैं चॉइस के अब सहभाज्य गुणनखंड किए। सहभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ऐसी सहभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि ऐसी कोई भी 2 संख्याएं जिनमें न तो एक दूसरे का भाग जाए और न ही कोई ऐसी संख्या कॉमन संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए, तो वो संख्या सहभाज्य गुणनखंड होती है। तो यहाँ पर हमने 24 का किया 8 और 3, फिर 36 का किया 9 और 4, फिर 40 के किए 8 और 5। अब हमें क्या करना है, इनमें से सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ले लेनी। जैसे हमने 8 लिया। अब 8 में अगर किसी भी इनमें से जो हमने सहभाज्य गुणनखंड किए इनमें से अगर किसी भी संख्या का 8 में भाग जा रहा है तो वह संख्या हमें नहीं लेनी है। जैसे हमने यहाँ पर 8 ले लिया। अब यहाँ पर 4 का भाग 8 में भी जा रहा है, परंतु हमें 4 को नहीं लेना है, 8 को भी नहीं लेना है। अगर हमारे पास यहाँ पर 16 होते तो हम 16 को यहाँ पर लिख देते और 8 को भी नहीं लेते और 4 को भी नहीं लिखते। तो यहाँ पर हमें अगर किसी भी संख्या बड़ी से बड़ी वाली संख्या ले लेनी है और उसमें जो जिस भी संख्या इनमें से जो अगर कोई भी संख्या का भाग जा रहा है तो उस संख्या को नहीं लेना है। उसके बाद में हम आते हैं तो यहाँ पर 8 का काम खत्म हो गया, 4 भी आ गया इसमें और 8 भी आ गया इसमें। अब इसमें दूसरा अंक देखना है तो 9 लेना है यहाँ पर, तो 3 को नहीं लेना है। 9 में अगर कोई भी संख्या हो, यहाँ पर कोई भी संख्या हो जिसका भाग 9 में जा रहा है तो उस संख्या को भी नहीं लेना है। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर बच गया 5, तो हमने 5 ले लिया और इनको गुणा कर लिया, हमारा एलसीएम आ गया। अब हम दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं, इसको कैसे सोल्व करें। देखो मैंने यहाँ पर दूसरा उदाहरण ले लिया है और इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सहभाज्य गुणनखंड करना है। सहभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका हो जाएगा 3 और 5, 3 पंजा 15 हो रहा है। यहाँ पर 3 आ जाएंगे, 3 का भाग ना तो 5 में जा रहा है, नहीं 5 का भाग 3 में जा रहा है। अब इसमें 25, अब 25 है, 25 के अगर 5 करते हैं, 5 तो 5 का भाग 5 में भी जा रहे हैं और इन दोनों संख्याओं में 5 का भी भाग जा रहे हैं, तो ये तो सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो इस संख्या को अब क्या करना है, इसका कोई भी सहभाज्य गुणनखंड नहीं, गुणनखंड वाली संख्या नहीं है, इसलिए हमें 25 को ऐसा का ऐसा ही छोड़ देना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हम आते हैं 75 पर। अगर 75 का हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 15 5 भी होती हैं, परंतु 15 5 तो हमारे पास इसका 5 का भाग इसमें जा रहा है और इन दोनों में भी 5 का भाग जा रहा है, तो ये तो सहभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते। तो अब इसका क्या करें, तो इसको 25 और 3 कर लेते हैं। 25 और 3 कर लिया, 25 और 3 कर लिया, ना तो 3 का भाग 25 में जा रहा है, नहीं 25 का भाग 3 में जा रहा है और नहीं ऐसी कोई कॉमन संख्या है जिनमें इन 25 और 3 में भाग जा रहा हो, तो हमें ये कर लिया। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे बड़ी से बड़ी वाली संख्या लेनी है। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर 25 आ गई। अब 25 आई तो इसमें 25 में 5 का भी भाग जा रहा है और इस 25 का भी भाग जा रहा है और इस 25 से हमने ले लिया ये यहाँ पर। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, इसका तो जो 25 में भाग जाने वाली जो संख्याएं यहाँ पर है उनको तो हमें अब नहीं लेना ही। अब उसके बाद में हमारे पास बचा 3, हमारे पास बच गया 3, तो यहाँ पर 3 है, तो ये 3 भी आ गया और ये 3 भी आ गया, क्योंकि 3 का भाग इसमें भी जा रहे हैं, 3 का भाग इसमें भी जा रहे हैं। अब हमारे पास आ गए 25 3, तो इनको गुणा कर लेंगे, 25 और 3 को गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाती है 75। यही हमारा आंसर हो गया। देखो कितने शॉर्ट तरीके से हमने सोल्व कर लिया। अब हम चौथे उदाहरण की ओर चलते हैं। तो हमें ध्यान इस बात का रखना है कि सहभाज्य गुणनखंड ही करने, यहाँ अगर सहभाज्य गुणनखंड नहीं किए तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो इसलिए हमें इनका अगर यहाँ पर अगर हम 5 कर देते तो हमारा आंसर बिल्कुल गलत आता। तो यहाँ पर हम तीसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो मैंने यहाँ पर तीसरा उदाहरण ले लिया है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें इसको सहभाज्य गुणनखंड करने, इसके हो जाएंगे 7 5, इसके हो जाएंगे 11 9, 11 नाम 99 हो गए, 7 पंजे 35 हो गए और इसका हो जाएगा 11 10। अब इसमें क्या करना है, हमें बड़ी से बड़ी वाली संख्या ले लेनी है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 11। अब 11 में इनमें से कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग जा रहा हो, तो 11 हमने ले लिया। ये जो 11 है 11 का तो जाएगा, तो 11 तो हमने ले लिया। उसके बाद में हमारे पास बचता है, उसके बाद में आता है 10।
तो 10 में 5 का भी भाग जा रहा है और 10 तो हमने ले लिया ही, तो 5 को भी नहीं लेना है, 10 को भी नहीं लेना है। उसके बाद में हमारे पास बचते हैं 9 बच गए। अब 9 का भाग सिर्फ एक ही है 9, और कोई संख्या नहीं है। और यहाँ पर 7 है तो 7 का भाग न तो 9 में जाता है, इनमें किसी भी संख्या में नहीं जाता है, तो 7 को भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। जिसका यहाँ पर हम जो संख्या ले रहे हैं उसमें अगर इनमें से कोई भी संख्या का भाग जा रहा है तो उस संख्या को तो वहाँ पर नहीं लेना है, उसको तो हमें कैंसिल कर देना है। उसके बाद में हमें जो सबसे बड़ी वाली संख्या है वो ले लेनी है। उसके बाद में अब अगर हम इसको गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ पर इसको करेंगे तो 110 हो गए और इसको करेंगे तो 9 7 63 हो गई। तो अगर इनको इससे गुणा करते हैं तो हमारे पास आ गए 3 9 6, ये हमारा आंसर हो गया। आप गुणा करके भी देख सकते हो। 11 दिया 33 के 3 80 लगा गया 3 11 6 66 और 3 गुणनतर, क्योंकि मैंने 11 से गुणा करने वाली संख्याओं की ट्रिक बताई हुई है। आप उस वीडियो को चाहे तो यहाँ पर आपको आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये हमारा आंसर आ गया गुणनतर 130। इनका जो एलसीएम होगा वो गुणनतर 130 मतलब 6930 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इस पर हमें ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें संख्याएं भी एक तो बढ़ी हैं। अगर यहाँ पर संख्याएं बढ़ी हैं तो इसमें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी। तो चलिए हम इसी उदाहरण को लेकर देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर चौथा उदाहरण ले लिया है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास संख्याएं 200 250 और 300। अब ये बड़ी वाली संख्या है तो इसमें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन संख्याओं को छोटा कर लेते हैं। तो सबसे पहले छोटा करें तो अगर हम इसमें 10 का भाग दे दें, तीनों में 10 का भाग दे दें, इसमें भी 10 का भाग दे दें और इसमें भी 10 का भाग दे दें, तो हमारे पास ये संख्याएं छोटी हो जाएगी। अब हम इसमें 10 का भाग देंगे तो हमारे पास हो गया ये तो 20, 200 का तो 20 रह जाएगा। अगर 250 के अंदर 10 का भाग देते हैं तो हमारे पास हो गए 25। अगर यहाँ पर 300 में 10 का भाग देते हैं तो हमारे पास बच गए 30। अब हमारे पास ये संख्याएं आ गई। अब हम इनका तो सहभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, क्योंकि इनमें करेंगे तो इसमें तो दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर इसका सहभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 40 और 50, 40 और 5 हो जाएंगे, या 50 और 40 हो जाएंगे। तो इनमें 5 का भाग इसमें जा रहा है, तो ये तो हमारे पास सहभाज्य गुणनखंड नहीं आई। इसलिए हमें इनको छोटा कर लेना है। ऐसी कोई भी संख्या आ जाए तो उसको, बड़ी वाली संख्या आ जाए तो उसको छोटा कर लेना है। अब हमने छोटा कर लिया, उसके बाद में हम इसके क्या करेंगे, सहभाज्य गुणनखंड। इसके हो जाएंगे 4 और 5। अब 25 का तो सहभाज्य गुणनखंड होता नहीं है, तो 25 को ऐसा का ऐसा ही रख देना है। ये 25 ऐसा का ऐसा ही रख दिया। उसके बाद में इसका हो जाएगा 6 और 5। अब इनमें से सबसे बड़ी वाली संख्या लेनी है। सबसे बड़ी वाली संख्या हमारे पास 25 आ गई। अब 25 में इनमें से अगर जिन भी संख्याओं का 25 में भाग जा रहा है उन संख्याओं को नहीं लेना है। 5 का भी भाग जा रहा है, 25 हमने ले लिया, 5 का भी भाग 25 में जा रहा है तो इसको भी नहीं लेना है। अब हमारे पास यहाँ पर 6 आ गई। अब 6 में यहाँ पर भी 4 हैं। अब इनमें भी हम 2 का भाग दे लें, इसमें भी जाएगा और उसमें भी जाएगा, तो हमें देखना है इसके भी हम 2 गुणनखंड कर सकते हैं, 3 और 2। तो अब इसके बाद में हमने 25 ले लिया, 25 के बाद में हमने ले लिया यहाँ पर 4 ले लेंगे, तो ये 2 भी नहीं आएगा। अगर उसके बाद में भी अगर 2 सेम संख्याएं मिल जाती हैं, यहाँ जैसे सम संख्याएं मिल जाए तो उसका फिर भी आगे अभाज्य गुणनखंड कर लेने। जैसे यहाँ पर 6 के हमने 3 और 2 कर लिए, तो यहाँ पर 4 ले लिया, 4 में 2 का भाग जा रहा है तो 2 को हमें नहीं लेना है। उसके बाद में हमारे पास बच जाता है 3। अब हमारे पास यहाँ पर सभी संख्याएं आ चुकी हैं। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो यहाँ पर 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100 और 3 को गुणा करेंगे तो हमारे पास हो गए 300। परंतु लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों आंसर क्यों नहीं है? ये जो हमारे पास 300 आया ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 200, 250 और 300 ही संख्याएं तो ये तो एचसीएफ कैसे होगा? एचसीएफ का मतलब आप समझते हो तो ना, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या यहाँ पर ये एचसीएफ वो संख्या होती है जिसकी जो ये संख्याएं दी हुई हैं इनका भाग जाए इसमें, छोटी से छोटी वाली संख्या होनी चाहिए। परंतु यहाँ पर तो 200 ही, 250 और 300 ही, तो 250 का भाग इसमें जा रहा ही नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, 10 से भाग दिया था। अगर 10 इसी संख्या को वापस 10 से गुणा कर दें तो वही बात बराबर ही। अगर इसमें 10 का भाग दे लिया, अगर हम किसी भी संख्या में 10 का भाग दे लिया और उसको 10 से गुणा कर दें तो बात तो वही, संख्या तो वही आएगी। तो अगर इसमें अगर हम
10 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आते हैं वो आ जाते हैं 3000। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो दोस्तों, हमने एलसीएम की बात की और एलसीएम में इन चारों उदाहरणों के माध्यम से मैंने अच्छी प्रकार से समझाई कि एलसीएम बिना गुणनखंड विधि के किस प्रकार से निकाला जाता है। क्योंकि अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें क्वेश्चन तो आता ही, ये तो हम बात जानते हैं, परंतु वहाँ क्वेश्चन आना ही महत्व नहीं रखता। वहाँ पर कम से भी कम समय में अगर हम किसी भी क्वेश्चन को करते हैं वह महत्व रखता है। तो आज की वीडियो आपको, ये जो आपकी आज की क्लास है, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। तो हम आज की कक्षा में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।